डियर स्टूडेंट्स, BLED.in में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम BLED थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को जो उनका बायोलॉजी जो सेकंड पार्ट है ना, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें हम आपको प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है सेकेंड, यानी कि प्लांट टिश्यू का हम सेकेंड लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो दो या दो से अधिक प्रकार की सेल्स से बने कॉम्प्लेक्स परमानेंट जटिल ऊतक होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की सेल्स से मिलकर कोई ऊतक बनाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो ऊतक कहलाते हैं जटिल ऊतक। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आप पढ़ने जा रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये जल और जो आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और जो बना बनाया भोजन जो लीव्स बनाती हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं। अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है। इसका जो जाइलम होता है उसको हम दारू भी कहते हैं और जो फ्लोएम होता है उसको बास्ट कहते हैं। कभी कभी इनके दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम 2 भाग हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के, और जाइलम को हम दारू कहते हैं और फ्लोएम को हम बास्ट सेल्स भी कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या करते हैं? वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं? हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। अब हम जानेंगे जाइलम के बारे में। तो जो जाइलम टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये ऊतक क्या करते हैं? पौधों के जड़, तने और पत्तियों में पाए जाते हैं। इसे कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के जो एलिमेंट्स उनसे मिलके बना होता है। इसका काम क्या होता है? कंडक्शन का काम होता है, इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। अब इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ये ट्रैकिड्स में पाई जाती हैं, बेसल्स पाई जाती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो ये 4 प्रकार के एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। पहला ट्रैकिड्स, फिर बेसल्स, फिर जाइलम फाइबर्स और फिर जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम जानेंगे कि आखिर ट्रैकिड्स क्या हैं। ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएँ। क्या कहते हैं? वाहिनिकाएँ। तो जब वाहिनिकाएँ वर्ड कहीं पे आता है तो थोड़ा सा ये एक सेंस लग जाता है कि ये सेल्स कैसी होंगी? लंबी होंगी। तो इनकी कोशिकाएँ कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। और इनमें ध्यान रखिएगा कि इनमें वो नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं पाया जाता। दोनों सिरों पे कैसी होती हैं? ये पॉइंटेड होती हैं। और चूंकि जब साइटोप्लाज्म नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ये डेड सेल्स होंगी। क्या होंगी? डेड सेल्स होंगी। इनकी जो कोशाभित्ति होती है, सेल वॉल कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है। और स्वेलन होती है। वाहिनिकाएँ क्या होती हैं? जो संवहनी पौधों की प्रथम और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती है। जो आपकी ट्रैकिड्स हैं वो जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं और इसके साथ साथ जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करती हैं, यानी कि जल के संवहन का कार्य करती हैं। अब देखेंगे हम कि वेसल्स क्या करती हैं, जिनको हम कहते हैं वाहिकाएँ। अब ये वाहिकाएँ क्या करती हैं? देखिए, ये वाहिकाएँ हैं और जो ट्रैकिड्स थी वो वाहिनिकाएँ थीं। इनकी कोशिकाएँ कैसी होती हैं? ये भी डेड होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं। ठीक है। और नली के समान होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो बॉल्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। ठीक है। और मोटी होने के बाद कैसी हो जाती है? हो सकता है कि रिंग शेप में हो, स्पाइरल शेप में हो, स्पाइरल शेप में हो। ठीक है। और पिटेट हो। पिटेट का मतलब होता है गर्त हो जिसमें। ठीक है। या रेटिकुलेट हो सकती है। रेटिकुलेट का मतलब जालिका जैसी हो सकती है। ये वाहिकाएँ एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में ये पाई जाएंगी। ये पौधे की जड़ से वाटर्स और मिनरल्स का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं और पत्ती तक पहुंचाती हैं। इनका कार्य क्या है कि जड़ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाना है। ये कार्य है वेसल्स का। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपको जाइलम वेसल्स दिखाई गई हैं। ठीक है। जाइलम वेसल्स में 1 वे ओनली मीन्स जड़ से सीधे सीधे पत्ती की तरफ ट्रांसफ़र करना, और स्टेम से होते हुए वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं। नो एंड बॉल बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच में कोई भी एंड बॉल नहीं है।
ठीक है। थिक बॉल स्टिफ विद लिग्निन, और जो बॉल है वो थिक हो गई है क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। तो ये जाइलम वेसल्स हैं। अब हम जानेंगे कि जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं ये लंबे होते हैं, ठीक है, और कौन शेप के होंगे और क्या होंगे, इनकी बॉल्स कैसी होंगी, स्वेलन होंगी और मृत कोशिकाएं होंगी। ये कैसी होंगी, डेड सेल्स होंगी। इनमें प्रायः काष्ठी द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो होते हैं और जो उडी होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। कौन, जाइलम फाइबर्स। ये मेनली क्या करते हैं, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि उडी में होती है और जो उड होती है, तो उड जो होती है वो पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि जाइलम पेरेन्काइमा क्या होती है। तो इनकी सेल्स कैसी होती हैं, पेरेन्काइमेटस, और कैसी होंगी, लिविंग होंगी। अधिकतर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। ये किनारे की ओर पानी के पार्श्वी संबंध में भी मदद करती हैं। साइड में यदि होंगी तो ये क्या करेंगी, लेटरल साइड में होंगी तो ये पानी को एसेंड करने में भी मदद करेंगी। अब हम जानेंगे कि फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या है, जाइलम की भांति जो फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बॉडी, जो प्लांट की बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना होता है, तभी तो प्लांट जीवित रहेगा। यह एक संचय ऊतक है जो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। अब फ्लोएम के भी क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 एलिमेंट से ही मिलके बना होता है। पहला जो है वो है सीप ट्यूब्स, जिसको कहते हैं चालनी नलिकाएं। दूसरा है कंपेनियन सेल्स यानी कि सह कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स यानी कि फ्लोएम तंतु, और चौथा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन ऑफ फ्लोएम में कि देखिए सीप ट्यूब्स हैं। सीप का मतलब होता है छलनी, ठीक है। वो छलनी जो होती है वो बीच बीच में क्या होती है, उसमें पोर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सीप ट्यूब्स हैं उनके बीच बीच में क्या है, पोर्स हैं। आगे हम देखेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो सीप ट्यूब कहलाएगा ये, और साइड में इसकी फ्लोएम पेरेन्काइमा है और बीच बीच में इसमें कंपेनियन सेल्स हैं। तो ये क्या है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम में। कहीं पे भी आए क्वेश्चन तो आप इसको अवश्य ड्रॉ करिए। आगे हम देखेंगे सीप ट्यूब्स में क्या फंक्शन है, ये क्या होती हैं। तो ये लंबी होती हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है अभी, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं, और जो आपकी पोरस बॉल वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनमें कैसे क्या होगा, पोरस होंगी। ये एक दूसरे पर क्या होती हैं, परत सदृश सजी रहती है। मीन्स एक के ऊपर क्या होता है, लेयरिंग के द्वारा एक के ऊपर अरेंज होती है। 2 कोशिकाओं के बीच की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पोरस होती है, जिसे क्या कहते हैं, सी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सी प्लेट कहते हैं। और आपकी जो चालनी ट्यूब, जो आपकी सीप ट्यूब्स की जो एडल्ट अवस्था में केंद्रक क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। यानी कि शुरू में तो न्यूक्लियस रहता है, लेकिन बाद में जब एडल्ट स्टेज को प्राप्त करती है तो इसमें क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। एक सीप ट्यूब का साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक सीप ट्यूब का साइटोप्लाज्म चालनी पट्टिका के छेद के द्वारा ऊपर और नीचे की चालनी जो आपकी सीप ट्यूब्स हैं उनसे क्या होता है, कनेक्ट होता है। यानी कि जो चालनी आपकी जो आपकी सीप ट्यूब्स हैं वो जो इतने भी आपके कंडक्टिंग पौधे हैं उनमें फ्लोएम में पाई जाती हैं। जितने भी पौधे हैं जिनमें कंडक्शन का काम होता है उनमें आपकी सीप ट्यूब्स पाई जाएंगी। फ्लोएम में सीप ट्यूब्स अवश्य होंगी। और इस नलिका के द्वारा जो तैयार भोजन है वो पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। सीप ट्यूब से क्या होता है, जो आपका मैन्युफैक्चर्ड भोजन है, तैयार किया हुआ भोजन है, वो क्या करेगा, पत्तियों से आपके जैसे मान लीजिए भोजन को स्टोर होना है तो स्टोरेज वाले ऑर्गन में जाएगा, और संचय अंग से पौधे की वृद्धि क्षेत्र में भी जाता है। और जहाँ ग्रोथ हो रही होगी वहाँ पे भोजन की आवश्यकता है तो वहाँ पे भी पहुँचाया जाएगा। आप देखेंगे कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं। तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये आपके जो सीप ट्यूब्स के साइड में पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, पार्श्व भाग में स्थित होंगी। प्रत्येक आपकी जो कंपेनियन सेल्स है वो लंबी होगी और कैसी होगी, लिविंग होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और इसमें न्यूक्लियस भी होगा। ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जो आपकी कंपेनियन सेल्स है वो एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाएंगी। ये सीप ट्यूब्स में भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करती हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों का कंडक्शन करना हो तो कंपेनियन सेल्स मदद करती हैं। अब देखेंगे हम फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स लंबे होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, मीन्स हार्ड होते हैं और स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। ये फ्लोएम क्या करते हैं, ये फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं।
यहाँ पे भी स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स आएंगी, तो स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। इनका जो फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। अब हम देखेंगे कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये लिविंग होती हैं, ठीक है, लॉन्ग होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, जो क्या करती हैं, जो आपकी कंपेनियन सेल्स के निकट स्थित होती हैं, ये भोज्य पदार्थों के संबंध में हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे कि एनुलर रिंग्स क्या होती हैं। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, जैसे कोई भी किसी भी स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के कारण कैम्बियम की जो आपकी सक्रियता है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग सीजन हुआ, बसंत का सीजन हुआ, उसमें क्या होता है, बसंत के सीजन में रस के संवहन की ज़रूरत होती है, जबकि शरद ऋतु में पौधे की सक्रियता कैसी होती है, कम हो जाती है। इसी कारण जो बसंत ऋतु में क्या होता है, मोटी वाहिकाएँ, और शरद ऋतु में क्या होता है, पतली वाहिकाएँ बनती हैं। बसंत ऋतु में कैसी बनेंगी, मोटी बनेंगी, और शरद ऋतु में कैसी बनेंगी, पतली बनेंगी। इसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से क्या होता है, एक एनुअल रिंग बनती है। ये एनुअल रिंग एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करती है, एक साल में एक एनुअल रिंग बनती है, ठीक है। इसके द्वारा वृक्ष में उपस्थित वार्षिक एनुअल जो रिंग्स की गणना करके वृक्ष की अवस्था की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जो एनुअल रिंग्स का अध्ययन जो क्या है वो किसमें होता है, उसमें डेंड्रोक्राइनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो एनुअल रिंग्स बनती हैं वो एक साल में एक बनती है, तो हर साल की एनुअल रिंग्स आप गिन के उस वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। और जो आपकी एनुअल रिंग्स है उसकी जो स्टडी होती है वो डेंड्रोक्राइनोलॉजी जो एक ब्रांच है उसमें होती है। आगे हम देखेंगे अगर कॉर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर क्या होता है, कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व जब हो जाती है तो ये भी डेड हो जाती है और इसमें क्या होता है, वायु भर जाती है। कॉर्क क्या होता है, सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। और जो हम बोतलों में जैसे देखते हैं ना, होम्योपैथी की बोतलों में ऊपर कॉर्क लगाया जाता है, तो इसी का बना होता है। बोतलों में लगाए जाने वाला कॉर्क इसका उत्तम उदाहरण है, जो क्या होता है, जो क्यूरकस सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ आखिर क्या होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो जितने भी डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और जड़ों में मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है, होती है। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम और जड़ों में क्या होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि किसके, कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होती है, ठीक है। जो भी आप देखते हैं कि स्टेम चौड़ाई में बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है, तो वो कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की जो एक्टिविटी है उसके कारण ही होती है। आपका कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की जो एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो आपका स्टेम होता है या जो आपके रूट्स होती हैं, ठीक है, उसमें स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट्स में हुई जो उनकी थिकनेस है उसमें जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो आपकी जड़ या तने उनके स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट में जो ग्रोथ होती है उससे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उन्हीं की एक्टिविटी से क्या होता है, मोटाई में वृद्धि होती है और इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए कुछ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं जैसे कि ड्रेसिना है, यक्का है, येलो है, इसमें भी क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। लंबाई और भार में बढ़ते हुए तने और उनकी शाखाओं की दृढ़ता के लिए सेकेंडरी ग्रोथ आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो पौधा कैसा, कमज़ोर रहेगा। जब कमज़ोर रहेगा तो फिर क्या होगा कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी और वो जरा में क्या होगा, गिर सकता है, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि उसको अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो सेकेंडरी ग्रोथ आवश्यक है। सेकेंडरी ग्रोथ द्वारा क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान संवहनी जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ का निर्माण वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा होता है। इन ऊतकों की जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं, ये ऊतक कैसे कहलाते हैं, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में भी एक प्रकार के जो आपकी मेरिस्टेमेटिक कॉर्क कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क बनते हैं, ठीक है। ये आंतरिक ऊतकों के घेरे में वृद्धि के कारण हट जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि स्टीलर और एक्स्ट्रास्टीलर क्षेत्र में क्या होता है, जो आपके कंडक्टिंग कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से निर्मित ऊतकों के कारण तने के घेरे में वृद्धि ही क्या कहलाती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर जो क्षेत्र हैं उनमें आपके जितने भी जो कंडक्टिंग कैम्बियम है, ठीक है, कंडक्टिंग कैम्बियम है, उससे क्या होता है, उसकी एक्टिविटी से क्या होता है, और जो कॉर्क कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी से क्या होता है कि रिंग बनते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, ठीक है। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर को लेके। और आपको हमारे साइट पे विज़िट करना हो तो आप विज़िट कीजिए site.bla.in। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।